फिल्म एक नाव के साथ शुरू होती है जो सूर्यास्त की किरणों में समुद्री तेल प्लेटफॉर्म की ओर जा रही है। पहुंचते ही दो लोगों से मिलकर काम शुरू होता है। एक लोग नाव में रहता है जबकि दूसरा एक डाइविंग सूट पहनकर नीचे समुद्री तेल प्लेटफॉर्म की समर्थन संरचनाओं के पास जा रहा है। डाइवर एक समर्थन में टाइमर के साथ विस्फोटक लगाता है कि अचानक कुछ उसे दूर खींच लेता है। डाइवर देखता है कि कई फ्लोरेसेंट मछलियां हैं और चमक के प्रभाव में मोहित होकर वह उन्हें छूने की कोशिश करता है, लेकिन यह एक मायावी है और कुछ उस पर हमला करता है। उसका साथी समुद्री तलछटों को महसूस करते हुए मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन विफल हो जाता है। फिर वह इंजन चालू करने और भागने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है। कुछ विशाल चीज गहराई से उठती है और उसके खुले मुंह में वो नाव को निकलने के लिए आ जाती है, जिसमें वह बेवकूफ आदमी होता है। कहानी इंस्पेक्टर पोल पर चलती है, जो तेल रिग्स की जांच करता है, उनकी पत्नी, बेटी ऑड्री और बेटे टॉमी के साथ। वह लोअर कैलिफोर्निया के पितृस्थील मेक्सिकन तटों पर यात्रा करते हैं। रास्ते में वह याद करता है कि जब पोल एक युवा इंस्पेक्टर थे तो उन्होंने अपनी पत्नी से इसी इलाके में मिले थे। उनका पहला कार्य था स्थानीय तेल प्लेटफॉर्म एल डायमंटे की जांच करना। उनका नया कार्य भी इसके संबंध में है, क्योंकि उन्हें निष्फल टॉवर के असंचालित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होती है, अर्थात इसे ढेर करना होता है। एक समुद्र तटीय शहर में पहुंचते ही उन्हें सड़कों पर गिरावट और बिगड़ती हुई स्थिति का ध्यान जाता है। वे होटल को बंद पाते हैं जिसमें वे ठहरने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस्पानियों की बदमाशों को नए आने वालों की मदद करने के लिए अधिक इच्छा नहीं होती। इंस्पेक्टर और स्थानीय प्राधिकारी एल रे के बीच तनाव बढ़ता है। स्थानीय भाषा में बढ़ी हुई एक लड़की जो इस क्षेत्र में पली बड़ी हुई है और स्पेनिश बोलती है, उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है। उसे वे एक संगठन के लिए एक पर्यटन देने के लिए सहमत होती हैं, जिसका उचित मुआवजा लिया जाता है। पैसे देते हुए वह उन्हें छोड़े हुए गलियों के माध्यम से लेकर जाती है। रास्ते में वह रुकती है और सुरक्षा के लिए शहर में फैले चौबूतरों की ओर इशारा करती है। टॉमी अपनी आम तिहरी दिखाकर एक चौबूतरे के पास जाता है और एक लकड़ी से बनी आकृति का विनिमय करता है। एक चॉकलेट बार के सामने रेस्टोरेंट में रखी फिगरिन पॉली का ध्यान आकर्षित करती है। उन्होंने स्थानीय गैंग के नेता एल रे से पूछा कि उन यज्ञ स्थलों का संरक्षण किसके खिलाफ हो रहा है। एल रे ने कहा कि वे राक्षसों से संरक्षण कर रहे हैं और फिर वे बिखेर जाते हैं। टॉमी ने अपना पायरेट बंधनी नेता को दिया और एल रे ने चुपचाप इस उपहार को बच्चे के पिता के अनुमति के साथ स्वीकार किया। दफ्तर में पॉली ने अपनी पत्नी को सूचित किया है कि वह कुछ घंटे के लिए जाएंगे, जल्दी से प्लेटफॉर्म का निरीक्षण करेंगे और सूर्यास्त से पहले वापस आ जाएंगे। वे इस मेहमान निवासी भगवान भरोसे वाले शहर को छोड़ने के लिए नहीं चाहिए जब तक अज्ञात रूप से आस्तेक भूमि से उन्हीं के बीच परिवार एक मेज पर समय बिता सकता है। टॉमी ने टैबलेट का अध्ययन किया और स्थानीय धर्म और विशेष रूप से धनी लालाकों के बारे में जानकारी हासिल की और अपने पिता के साथ इस ज्ञान को साझा किया, जो टैबलेट ले लेते हैं ताकि कोई दुर्घटना न हो। नौका स्थान से उतरते हुए पॉली ने गार्ड से कहा कि वह जल्द ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे और गार्ड ने सहमति दी और बिना कोशिश किए ही एक रेडियो उठा लिया। स्थानीय नौका यात्री, जिसने पहले पॉली को यात्रा किया था, उन्हें नौके में बैठा देता है। साथ साथ वे खुले समुद्र में निकलते हैं। बेचैनी से सवालों का उत्तर देते हुए नौका यात्री ने बताया कि शहर में हालत खराब हो गई है और उसने पॉली को लकड़ी के घाट पर उतार दिया है। आधी समुद्र में जैसे ही वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, नौका यात्री आगे के लिए और नहीं जाना रखता है और निरीक्षक को अकेले ही आगे की यात्रा करनी पड़ती है। भाग्य से नौका पहले से तैयार होती है। पॉली दूसरी नौके में सवार हो जाते हैं और तेल रिग की ओर अपना कोर्स तय करते हैं, जबकि उनकी पत्नी विश्वासपूर्वक लहरों को अच्छी तरह से काटती हैं। वह और बच्चे स्थानीय बार के नियमित ग्राहकों के ध्यान का केंद्र बन जाते हैं और उनमें से एक उन्हें परेशान करता है, विशेष रूप से ऑड्री पर निशाना साधते हुए, जबकि मां ने एक बोतल को मतदाता के सिर पर तोड़ दिया है, उस नशे और विफल बलात्कारी को एक गुलाब से धमकाकर। वह बच्चों को कार में लेती हैं, जहां उन्हें पीछा करने वाले गुंडों के द्वारा निंदित टायर देखती हैं, जो तालों वाली छुरी से बाहर निकल रही है। उन्होंने दूसरे नौका यात्री को किराए पर रखा है ताकि वे उनके पति के पास पहुंच सकें।
इसी बीच पॉली ने प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हुए यह नहीं देखा कि उनके आसपास का पानी काला हो रहा है। सबसे मॉडर्न फिल्मों के कास्ट की तरह उन्होंने पानी में टूटी हुई और खूनी स्कूबा मास्क के बीच लटकती बर्बादी को ध्यान नहीं दिया। निरीक्षक अपनी यात्रा जारी रखते हैं और प्लेटफॉर्म तक पहुंचने पर किसी को भी नहीं देखते हैं। यह विशाल सुविधा छोड़ी गई है। पॉली खाली जगहों में घूमते हुए एक छोटी सी कुत्ते को एक केबिन में और उसके स्वस्थ मालिक एक मोटे आदमी नामक चातो और उनके साथी जूनियर प्लेटफॉर्म के आखिरी लोगों को पाते हैं। उन्हें यह समझाने का समय नहीं होता कि क्या हो रहा है, जबकि उन्होंने इंजन की आवाज सुनी है। तीनों बाहर जल्दी से भागते हैं और एक आने वाली नौका देखते हैं जिसमें पॉली का परिवार है। ऑड्री ने अपना हाथ तल पर बाहर निकाला है और देखा है कि पानी की सतह पर तेल की एक मोटी परत है। प्लेटफॉर्म के लोग आपात क्षेत्र जलाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य उन शार्क को खोदना है जिसका विशाल पिन पूरे नाव को घेर रहा है। तेल के कर्मचारी लोहे की रेलिंगों पर तालियां बजाते हैं, जो लहरों की आवाज से विपदा को खींचने का प्रयास कर रहे होते हैं। उनकी आई नौका पलट जाती है और डूब जाती है। नौकायात्री घाट पर जगह लेता है और यात्रियों को उतारता है। जब वह चला जाता है तो ऑड्री, जो किनारे के समीप झुकी हुई थी, पानी में गिर जाती है, जहां वह इंसानी शवों के अवशेष देखती है। उसके माता पिता उसे पानी से बाहर निकालते हैं जब तक कि विशाल शार्क उसे अपने संग्रह में जोड़ने से पहले। मनोहारी परिदृश्य में शवों के बीच पॉली जवाब देती है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, रिक पर छूट गए तेल के धब्बे के कारण। वे बिनोक्यूलर के माध्यम से देखते हैं कि नाविक पूरी गति से भागता हुआ दौड़ता है, जबकि पानी से एक अग्नि सामने आ रही है। शार्क डाइव करता है और फिर नीचे से नाव को पकड़ लेता है, दर्शकों को अपने विशाल आकार का प्रदर्शन करते हुए। चातो उसे ब्लैक डीमन कहता है। केबिन के अंदर टॉमी और कंपनी को अल्टार से लिए गए वही तरह की कई और लकड़ी की मूर्तियों को देखते हैं। चातो बताता है कि शार्क हाल ही में प्रकट हुई है और जो भी भागने की कोशिश करता है उसका अंतिम आश्रय उसकी भयंकर जब्दों में मिलता है। इसलिए उन्होंने और जूनियर ने यहाँ रहने का निर्णय लिया है। तेल कर्मचारी शार्क को मेगालोडॉन कहता है, लेकिन टॉमी जवाब देता है कि वे बहुत समय से मर चुके हैं। पॉली रेस्क्यू प्लान बनाने में शामिल होती है। उन्होंने खोजा कि रिग से तेल लीक हो रहा है और स्थानीय जल को प्रदूषित कर रहा है। तेल कंपनी के प्रबंधन को इसकी जानकारी है, लेकिन समस्या को ठीक करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मेगालोडॉन सिस्टमैटिक रूप से कमजोर बिंदुओं पर हमला करता है और अगर बेसिन टूट जाता है तो पूरी प्लेटफॉर्म टूट जाएगी। रेडियो के माध्यम से मदद के लिए आवाज बुलाने के लिए विद्युत आपूर्ति को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें पानी के नीचे जाना होगा और एक केबल कनेक्ट करना होगा। चातो और जूनियर को इस कार्य के लिए चुना जाता है और वे डाइविंग गियर में बदलते हैं। तेल कर्मचारी एक प्राचीन कथा सुनाता है कि जब मानव की लालच सभी सार्वजनिक सीमाओं को पार कर जाती है तो प्लालाक अपना काला राक्षस भेजता है ताकि लोगों को दंड दे। यही उन मेगालोडॉन के दिखाई देने का कारण है, जो एक एंटी पूंजीवाद शार्क है। इसके अलावा राक्षस माया बना सकता है, जैसे जैसे ऑड्री ने डाइव से पहले पानी में देखा था। टॉमी को सही ढंग से लाला को उच्चारण करना सिखाया जाता है और उसे एक शार्क दांत के एक अमुलेट दिया जाता है, जो उसे +3 बुद्धिमानी बोनस प्रदान करता है। तेल कर्मचारी डाइविंग डोमों में प्रवेश करते हैं और वीडियो कैमरों के माध्यम से पॉली के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। जब वे चाहती गहराई तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक हैच मिलता है और बाहर निकलते हैं। केबल टूटने का बिंदु ढूंढते हुए डाइवर्स अपने उपकरणों को वापस लेने के लिए डोम में लौटते हैं। वापस आते समय चातो एक संदेहास्पद रोशनी नजर आती है जो पानी के नीचे रखी गई है। वह एक गिनती के टाइमर के साथ एक ब्लास्टर देखता है। इसी बीच टॉमी मुड़कर अपने साथी को नहीं देखता है, लेकिन उसे नीचे डूबते हुए मानव अवशेष दिखाई देते हैं, जिसमें एक अलग हुआ आंख भी होती है जो उसे देखने के लिए हिलती है। अपनी आंखें बंद करके और सिर हिलाकर वह माया को दूर करता है और डोम की ओर तैरता है, जिसमें से उसे झरोखे से झांकते हुए चातो को उठाकर ले जाता है। शार्क उसे अपनी दांतों से दबाकर नीचे खींचता है। जूनियर अपने हाथ फैलाए हुए इस इंगित के साथ चिल्लाता है जब धातु का बक्सा उसे निरर्थक रूप से पीसता है।
चातो प्लेटफॉर्म के पास सामरिक होता है और थोड़ी देर बाद जूनियर भी सतह छोड़ता है, जो लगभग समाप्त हो जाता है। पॉली छोटे तेल कर्मचारी को उठाती है, जो लगभग लुप्त हो जाता है। शव के ऊपरी भाग में लगभग डार्थ वेडर की तरह मृतक के शरीर वापस झुकता है। इसका अर्थ है कि अदरी, जो बाद में अपने भाई को झूले में धीरे धीरे मरम्मत कर रहे हैं, का झूला करने के बहाने झूले में धीरे धीरे मरम्मत कर रही हैं, के आगे खिड़की के पीछे देख रही है। डरे हुए बच्चों को और भी बढ़ाते हुए निरीक्षक संयम बहाल करते हैं और चातो के पास जाते हैं, जो विशाल सागर की तलहटी पर कसे हुए हैं, और वे बम के बारे में चर्चा करते हैं। जब पॉल अकारोबार देखता है कि किनारे पर जहाज हैं, तो उन्हें रॉकेट लॉन्चर के साथ संकेत करना चाहता है, लेकिन चातो उन्हें रोकता है। वास्तविकता में कोई जहाज नहीं है और निरीक्षक द्वारा देखे गए मायावी भ्रम को देखता है। चातो दोहराता है कि मेगालोडन प्रदूषण के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया है। पॉल को ये संवेदनशीलता अच्छी नहीं लगती है और तनाव तेजी से बढ़ता है, लगभग एक पूर्ण मॉर्टल कॉम्बैट में बदलता है और हमें परेशान आदमियों द्वारा अलग कर दिया जाता है। पॉल चला जाता है और बच्चों के साथ हुए बातचीत से एक नई विचार मिलता है, जनरेटर को रिस्टार्ट करने के लिए जल आपूर्ति को पुनर्निर्देशित करना। उनकी पत्नी उन्हें समझाती है कि पुरुषों को काम करते दौरान चातो की मदद स्वीकार करें और अन्य लोग खोजें कुछ उपयोगी जो हमें जीवित रहने में मदद कर सके। हम ऑड्रे के पुराने वायुमय खिलौनों द्वारा मिलते हैं। टॉमी एक लकड़ी की नाव बनाता है और मिले हुए मूर्तियों को अंदर रखता है, जिन्हें प्लेटफॉर्म पर बच गए लोगों के नाम दिए जाते हैं। वह नाव को पानी पर रखता है और ललकों से मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए प्रार्थना करता है। प्रार्थना के बाद पिता की प्रतिमा नाव से गिर जाती है, जिससे इस अतीन्द्रिय घटना की वजह स्पष्ट होती है। पता चलता है कि रिपोर्ट पॉल के हस्ताक्षर हैं। निरीक्षक के रूप में वह सालों से प्रबंधन को ढंग से छुपाता आया था। रिपोर्ट करता था कि प्लेटफॉर्म पर सब ठीक है और कोई खराबी नहीं है। उसी क्षण शार्क अपनी पूंछ से मार लेता है और टॉमी पानी में गिर जाता है। चीखें सुनकर रिश्तेदार समेट आते हैं। माँ सबसे पहले पानी में कूदती है और उसके बाद पिता। ऑड्री ने एक जीवन रक्षा हाला फेंकी है और जबकि पॉल मेगालोडन को व्याकुल करता है, वह परिवार के सदस्यों को उद्धार करती है। पत्नी भयंकर रहस्य का खुलासा करके अपने पति को डांटती है और उसे सब दोषों का आरोप लगाती है। कोई मान्यता देता है कि यह उसके और बच्चों के लिए एक उच्च जीवन सुनिश्चित करने का एक तरीका था, लेकिन औरत कुछ भी नहीं जानना चाहती है और बच्चों को बताती है कि उनके पिता की देवदूत के दिखावे के लिए जिम्मेदारी है। पॉल उदास होकर जेनेटर कक्ष में जाता है और स्वीकार करता है कि प्राथमिकताएं पूरी करने की कोशिश करने के बावजूद प्रबंधन ने उसे आम श्रमिकों को परवाह नहीं थी और इसका संकेत था कि अगर वह अपना रवैया नहीं बदलता तो एक और समझदार निरीक्षक उसकी जगह ले लेगा। उसी समय ही उसने झूठे रिपोर्टों के साइन करने शुरू कर दी और अब अपने पदार्थों के पट्टी पर चढ़ाने और उसे पापकारी बनाने के लिए कंपनी की योजना है कि नष्टकर्ता के साथ साथ समस्यापूर्ण टावर को विस्फोट करें। बिना शरीर के कोई मुकदमा नहीं होता। जबकि विस्फोटन के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, तो पॉल नया योजना बनाता है। चातो रेडियो ठीक करता है ताकि मदद के लिए बुलाया जा सके, जबकि ऑड्री, उसके भाई और माँ एक इन्फ्लेटेबल रफ्ट को ठीक करते हैं, जीवन जैकेट को तोड़ते हैं। लड़की पॉलिस्टाइरीन पर एसीटोन डालती है, जिससे यह चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, जिसे वे कटे हुए जीवन जैकेटों को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं। पॉल चातो के साथ अपनी योजना साझा करता है। वह नीचे उतरेगा, वाल्व को बंद करेगा, लीक को ठीक करेगा और फिर विस्फोटकों को अलग करके मेगालोडन की तरफ फेंकेगा। वह डाइविंग डोम के शेषों में छिप जाएगा। योजना स्विस घड़ी की तरह पूर्णता की ओर अग्रसर है। इसी बीच अन्य लोग अपने निर्मल भाग्य की कामना करते हुए लालाको की पूजा करते हैं। बचने वाले योजना को लागू करते हैं। पॉल एक डाइविंग सूट पहनता है। भय से उसकी गला सूख जाती है और चातो अपने मास्क की इनर ग्लास पर थूक देता है ताकि धुंधले न हो जाएं। एक मुस्कान के साथ पॉल ठंडे पानी में डुबकी लगाता है, आवश्यक गहराई तक उतरता है। वह एंकर के रूप में इस्तेमाल होने वाली चेन्स को छोड़ता है और विस्फोटकों की ओर तैरता है। उन्हें छोड़ते हैं और उन्हें खुद को जोड़ते हैं और वापस वाल्व की ओर तैरते हैं, लेकिन समय और पानी उसे एक ही स्थिति में बंद कर देते हैं। इसी बीच निरीक्षक विद्युत तारों की ओर जा रहा है और उन्हें जोड़ता है।
ऊर्जा प्लेटफॉर्म में वापस आ जाती है, तेल की लीक रोकते हुए, लेकिन अधिकतम तेल बह जाता है, जिससे पानी में प्रदूषण की गंध आती है। मेगालोडन डाइवर की ओर दौड़ता है, जो इस्तेमाल की गई ईंधन की मदद से आता है। पॉल इस्तेमाल किए गए ईंधन की मदद से अपने परिवार से रेडियो के माध्यम से अंतिम विदाई देने के लिए संपर्क करता है। समय आने पर पॉल फ्रेम से उभरता है और गंदे पानी में एक विशाल प्रागैतिहासिक प्राणी उसकी ओर आता है। यह इतना अद्भुत होता है कि कोई भी आसानी से यह मान सकता है कि इसे प्राचीन देवता ने बुलाया है। मेगालोडन अपना मुंह खोलता है, पॉल को निगलता है, लेकिन तत्काल एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। परिवार रोता है, अपने पिता और पति की शोक करता है, जबकि चातो बहस करता है। जल्द ही वे एक नाव को देखते हैं, एल रे, जो एसओएस के निवेदन सुनकर मदद के लिए आई है। बचने वाले रफ्ट से नाव में चलते हैं, अंतिम बार टावर की ओर देखते हैं, जो लगभग उनका समाधान स्थान बनने वाला था। क्षतिग्रस्त और टूटते हुए वह समुद्र की सतह के नीचे छिप जाता है। टॉमी जूनियर को पानी में अपना तालिस्मान रखता है, अपने पिता को अलविदा कहते हुए। इंजन जीवंत हो जाता है और नाव सुरक्षित तटों की ओर चली जाती है, कैमरे से दूर होते हुए। बारिश शुरू हो जाती है, जो पहले से ही दूर हुए आकृतियों को स्पष्ट करती है। अंत में एक लकड़ी की नाव, 4 बने मानव और एक लालागा तोतेन के साथ सामने आती है। अचानक यह तेजी से डूबती है। इस व्यर्थी नोट पर फिल्म समाप्त होती है।